1707 की एक शाम जब औरंगजेब की मृत्यु जहानाबाद दिल्ली के लाल किले में पहुंची तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महल में एक बूढ़ा सेवक अब्दुल रहमान, जो अकबर के समय से मुगलों की सेवा कर रहा था, उदास मन से अपने पोते सलीम को कहानी सुना रहा था। बेटा, यह वही महल है जहां कभी अकबर ने न्याय किया था, जहां शाहजहां ने ताजमहल बनाने का सपना देखा था, लेकिन अब यह महल सिर्फ एक परछाई बनकर रह गया है। सलीम मासूमियत से पूछता है, दादा जान, मुगलों की इतनी बड़ी सल्तनत क्यों कमजोर हो गई? अब्दुल रहमान ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि औरंगजेब ने धर्म के नाम पर तलवार उठाई। उसने दक्षिण में बेवजह युद्ध किए और राजाओं को अपना दुश्मन बना लिया। जब तक वह जिंदा था, सल्तनत खींचतान कर चली, लेकिन उसकी मौत के बाद सब बिखर गया। सलीम की आंखें उत्सुकता से चमकीं। फिर क्या हुआ? अब्दुल रहमान ने बताया कि औरंगजेब के 3 बेटों ने सत्ता के लिए आपस में युद्ध किया और इस संघर्ष में बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 की जीत हुई, लेकिन वह एक कमजोर शासक था। उसके बाद फर्रुखसियर 1713 से 1719 ने गद्दी संभाली, पर सैयद बंधुओं अब्दुल्ला और हुसैन अली के हाथों की कठपुतली बन गया। सलीम चौंक कर बोला, पर दादा जान, दिल्ली तो बहुत मजबूत थी, फिर यह कैसे हुआ? अब्दुल रहमान ने भारी मन से बताया कि 1739 में ईरान के क्रूर शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसने लाल किले को लूटा, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन तक अपने साथ ले गया। हजारों लोग मारे गए और मुगलों की ताकत एकदम खत्म हो गई। अब्दुल रहमान ने आगे कहा, फिर दिल्ली को मराठों ने बचाया, लेकिन वे भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सके। अंग्रेज धीरे धीरे बंगाल, बिहार और अन्य हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूत करते गए। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद मुगलों का बस नाम मात्र का शासन बचा। सलीम ने उत्सुकता से पूछा, तो आखिरी मुगल कौन था? अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। 1857 में जब भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 को अपना नेता बनाया, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। अंग्रेजों ने विद्रोह कुचल दिया, बहादुर शाह को कैद कर रंगून, अब म्यांमार, भेज दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। इसी के साथ मुगलों का अंतिम अध्याय खत्म हो गया। यह कहानी मुगलों के उत्तरकालीन इतिहास को रोचक रूप में प्रस्तुत करती है। इससे पता चलता है कि युद्ध, कमजोर शासक, विदेशी आक्रमण और अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। आज भी यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, नैतिकता और राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र की शक्ति होती है। यदि कोई राज्य अन्याय और अहंकार की नीति अपनाता है, तो उसका पतन निश्चित है। धर्म एव हतो हति, धर्मो रक्षति रक्षितः। अर्थ, जो धर्म को नष्ट करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है, और जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है और यह मुगलों के पतन की मुख्य वजहों को स्पष्ट करता है। अकबर 1556 से 1605 ने सुलह कुल, सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और सभी धर्मों को साथ लेकर चला, जिससे मुगल साम्राज्य मजबूत हुआ। लेकिन औरंगजेब 1658 से 1707 ने कट्टरता का मार्ग अपनाया, जिससे साम्राज्य में विद्रोह होने लगे। रामायण में रावण का उदाहरण लिया जाए तो वह भी अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन जब उसने अधर्म का मार्ग चुना और अयोध्या पर आक्रमण किया तो अंततः उसका विनाश हुआ। इसी प्रकार जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कई युद्ध छेड़े, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और जजिया कर लगाया, तो उसने अपनी ही जड़ों को खोखला कर दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। इसका अर्थ यह भी है कि जब किसी साम्राज्य में अन्याय, अत्याचार और अनैतिकता बढ़ जाती है, तो प्रकृति स्वयं उसके पतन की व्यवस्था कर देती है। महाभारत में कौरवों का उदाहरण लिया जाए तो वे भी असीम शक्ति रखते थे, लेकिन अधर्म और अन्याय की नीति के कारण अंततः महाभारत का युद्ध हुआ और वे नष्ट हो गए। इसी तरह औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, क्योंकि उसने मराठों, राजपूतों और सिखों को अपना शत्रु बना लिया था। अतिथि देवो भव की परंपरा भारत में थी, लेकिन जब विदेशी आक्रांताओं को यहां शासन करने की छूट मिली तो उन्होंने इसका लाभ उठाया। कालो ही दुर्जयो लोके, महाभारत। अर्थ, समय को कोई नहीं हरा सकता। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, जिसमें हजारों लोगों की हत्या हुई और अपार संपत्ति लूटी गई। इसे महाभारत के कौरवों की तरह देखा जा सकता है, जिन्होंने अनैतिकता के कारण अपनी ही राजधानी खो दी थी। इसके बाद अंग्रेज आए, जिन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयां निर्णायक साबित हुईं और मुगलों की सत्ता महज नाम मात्र की रह गई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं।
1857 में जब भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो उन्होंने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। यह प्रयास श्रीराम के वनवास से लौटने के बाद लंका पर चढ़ाई करने के समान था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह सफल नहीं हुआ। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और उन्हें रंगून भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ मुगलों का साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। हिंदू धर्म में 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग का वर्णन है। हर युग एक विशेष सामाजिक और नैतिक संरचना का प्रतीक है। अगर मुगलों के शासन को प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो यह युग चक्र से जुड़ा प्रतीत होता है। अकबर का शासन 1556 से 1605 सत्ययुग का प्रतीक। धार्मिक सहिष्णुता, न्याय और ज्ञान पर आधारित शासन, नीति, धर्म और समरसता का पालन, सुलह कुल, सभी के लिए समानता की नीति जो भारतीय विचारधारा के वसुधैव कुटुंबकम से मेल खाती थी। रामराज्य की तरह आदर्श शासन का प्रयास। जहांगीर और शाहजहां का शासन 1605 से 1658 त्रेता युग का प्रतीक। समृद्धि और भव्य निर्माण, ताजमहल, लाल किला पर ध्यान, लेकिन नैतिक पतन की शुरुआत। सत्ता के लिए संघर्ष बढ़ने लगा, जैसे कि त्रेतायुग में रावण के अहंकार और अत्याचार बढ़ गए थे। माया, भौतिकता का प्रभाव बढ़ा, जैसे त्रेतायुग में स्वर्ण लंका का आकर्षण। औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 द्वापर युग का प्रतीक। धर्मांधता और युद्धों की प्रधानता। अन्याय और संकीर्ण नीतियों का बोलबाला, जैसे द्वापरयुग में कौरवों का अधर्म। मराठों, सिखों और राजपूतों के विरोध को दबाने के प्रयास, जैसे कौरवों का पांडवों से संघर्ष। सत्ता के प्रति लालसा बढ़ी और परिवार में विश्वासघात होने लगे। उत्तरकालीन मुगल 1707 से 1857 कलयुग का प्रतीक। राजनीतिक पतन, नैतिक पतन और विदेशी आक्रमणों की बाढ़। सत्ता के लोभी, भ्रष्टाचार और आत्मसमर्पण की नीति। बाहरी शक्तियों, अंग्रेज, नादिर शाह का प्रभाव, जैसे कलयुग में अधर्म और अविश्वास बढ़ता है। अंततः 1857 के बाद मुगलों का पूरी तरह से अंत, जैसे कि महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश का नाश। इससे प्रतीत होता है कि किसी भी साम्राज्य की गति युग चक्र के अनुसार चलती है, और जब अधर्म का प्रभाव बढ़ता है तो वह शक्ति नष्ट हो जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। मुगल साम्राज्य की कहानी भी इसी नियम का प्रतीक है। अकबर ने सकारात्मक कर्म किए, उसका साम्राज्य फला फूला। औरंगजेब ने नकारात्मक कर्म किए, उसका साम्राज्य बिखर गया। आलसी और कमजोर उत्तरकालीन मुगलों ने कर्म छोड़ दिया, भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया। यह सिद्ध करता है कि कोई भी साम्राज्य या व्यक्ति केवल अपने वंश या पूर्वजों की उपलब्धियों के आधार पर जीवित नहीं रह सकता। यदि वह सतत परिश्रम और नीति का पालन नहीं करेगा तो उसका पतन निश्चित है। रावण एक अत्यंत ज्ञानी था, परंतु वह अहंकारी और अधर्मी था। औरंगजेब भी कुशल प्रशासक था, परंतु उसकी कठोरता और धार्मिक कट्टरता ने उसे पतन की ओर धकेल दिया। दोनों ने धर्म और जनता की भावनाओं की उपेक्षा की, जिसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोनों का पतन उन्हीं की रणनीतियों और कर्मों से हुआ। कौरवों के पास अपार संपत्ति और शक्ति थी, लेकिन वे स्वार्थी और अनुशासनहीन थे। उत्तरकालीन मुगलों के पास भी विशाल संपत्ति और इतिहास था, लेकिन वे अयोग्य थे। कौरवों ने पांडवों से अन्याय किया, जिसके कारण वे नष्ट हो गए। मुगलों ने जनता और भारतीय राजाओं के साथ अन्याय किया, जिसके कारण वे कमजोर होते गए। कौरवों की हार के बाद यदुवंश भी नष्ट हुआ, जैसे मुगलों के पतन के बाद उनका वंश समाप्त हो गया। इससे हमें सीख मिलती है कि शक्ति और संपत्ति तभी टिकती है जब वह धर्म और नीति के आधार पर चलती है। अन्यथा चाहे राजा कितना भी महान क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। संकटकाले च समुत्पन्नम बलं हिनस्ति, महाभारत। अर्थ, जब संहार का समय आता है तो शक्ति का ह्रास अवश्यंभावी होता है। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली हर चट्टान को धीरे धीरे काट देती है, वैसे ही समय के साथ कमजोर और जड़ हो चुके साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं। जब मुगलों ने समाज के विभिन्न वर्गों को शोषित करना शुरू किया तो उनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। मराठा शक्ति, सिख शक्ति और अंत में अंग्रेजों की नीति, सबने मिलकर मुगलों को इतिहास का हिस्सा बना दिया। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने से ही राष्ट्र की रक्षा होती है। इस प्रकार मुगलों का पतन केवल इतिहास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी और शिक्षा भी है। इतिहास केवल अतीत नहीं होता, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक अच्छे नेता को भविष्य देखना चाहिए, न कि केवल वर्तमान का समाधान करना। अकबर एक विजनरी लीडर था, जिसने साम्राज्य को मजबूत किया।
औरंगजेब ने अपने पूर्वजों की नीति को नजरअंदाज किया और धार्मिक असहिष्णुता बढ़ाई, जिससे मराठा, राजपूत और सिख बगावत पर उतर आए। उसके बाद के मुगल शासकों में रणनीतिक दूरदृष्टि की कमी थी, जिसके कारण वे अंग्रेजों और मराठों के सामने कमजोर हो गए। हर संगठन को भविष्य के नेतृत्व के लिए योजना बनानी चाहिए, वरना अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। औरंगजेब के बाद सत्ता संघर्ष इतना बढ़ गया कि कमजोर शासकों की लंबी कतार बन गई। फर्रुखसियर, जहांदार शाह और अन्य मुगल बादशाह सैयद बंधुओं या अन्य सरदारों की कठपुतली बनकर रह गए। अगर किसी कंपनी में सही लीडर नहीं चुना जाता तो वह जल्द ही बाजार से बाहर हो जाती है। नोकिया और ब्लैकबेरी जैसी कंपनियों ने लंबी अवधि की रणनीति पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे बाजार से बाहर हो गई। अगर कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं रखता तो उसकी रक्षा भी नहीं हो सकती। अकबर और शाहजहां के समय मजबूत कर प्रणाली थी, जिससे सरकारी खजाना भरा रहता था। औरंगजेब ने लंबे समय तक अनावश्यक युद्धों पर खर्च किया, जिससे सरकारी खजाना खाली हो गया। उत्तरकालीन मुगलों ने कोई सुधार नहीं किया और अंग्रेजों तथा मराठों से युद्ध में आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। 2008 का आर्थिक संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, भी गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम था, जिसमें कई कंपनियां दिवालिया हो गईं। श्रीलंका का आर्थिक संकट 2022 भी इसी तरह की गलत वित्तीय नीतियों का नतीजा था। जो राष्ट्र व्यापार और नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा नहीं देता, वह पिछड़ जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार को प्राथमिकता दी और धीरे धीरे भारत पर नियंत्रण कर लिया। मुगल शासक व्यापार और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा नहीं दे सके, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई। चीन ने 1980 के दशक में आर्थिक सुधार किए, जिससे वह वैश्विक शक्ति बन गया। भारत ने 1991 में आर्थिक सुधार किए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। जो देश व्यापार और आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं देते, वे पिछड़ जाते हैं, जैसे कि वेनेजुएला। अगर आप अपने देश की रक्षा खुद नहीं करते, तो बाहरी ताकतें आपको नियंत्रित कर लेंगी। के पतन के समय अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच व्यापारी भारत में प्रवेश कर चुके थे। मराठा और अफगान सेनाएं भी दिल्ली तक पहुंच गई थीं। मुगलों के कमजोर होने के कारण अंग्रेजों ने धीरे धीरे सत्ता हथिया ली। अफगानिस्तान में तालिबान का उभरना और बाहरी शक्तियों, अमेरिका, रूस का प्रभाव। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नीति, जिससे छोटे देशों पर उसका प्रभाव बढ़ रहा है। अगर कोई राष्ट्र अपनी रक्षा नीति को मजबूत नहीं करता तो उसकी संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को नष्ट कर दिया, लेकिन मुगल शासकों ने इससे कोई सीख नहीं ली। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने मुगलों को पूरी तरह हरा दिया। मुगलों के पास सेना थी, लेकिन वे संगठन और रणनीति में कमजोर थे। 1962 में चीन भारत युद्ध में भारत की हार, क्योंकि भारत ने चीन की रणनीति को हल्के में लिया। रूस यूक्रेन युद्ध, जिसमें रूस ने सोचा था कि वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उसकी गलत रणनीति ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया। जब लोग शासकों से नाखुश होते हैं तो वे उन्हें उखाड़ फेंकते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगाया और धार्मिक असहिष्णुता बढ़ाई, जिससे हिंदू, सिख और अन्य समुदाय विद्रोही हो गए। उत्तरकालीन मुगलों ने जनता की भलाई पर ध्यान नहीं दिया, जिससे वे लोकप्रियता खो बैठे। अरब स्प्रिंग, जब तानाशाही सरकारों के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया और कई सरकारें गिर गईं। श्रीलंका 2022 आर्थिक संकट के कारण जनता ने राष्ट्रपति के घर पर कब्जा कर लिया और उसे इस्तीफा देना पड़ा। अगर प्रशासनिक तंत्र कमजोर हो जाए तो राष्ट्र का पतन तय है। मुगलों के अंतिम दौर में प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट हो गया था। अधिकारियों ने रिश्वतखोरी और गलत नीतियां अपनाई, जिससे सत्ता नियंत्रण से बाहर हो गई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का पतन भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार और कुप्रशासन का नतीजा है। वेनेजुएला का आर्थिक संकट, जिसमें सरकार ने गलत नीतियां अपनाई और जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मेल से ही भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता, सैन्य शक्ति और प्रशासनिक सुधारों के कारण एक सफल साम्राज्य बनाया। औरंगजेब ने सिर्फ सैन्य शक्ति पर ध्यान दिया और सामाजिक संतुलन को तोड़ा, जिससे साम्राज्य बिखर गया। भारतीय ग्रंथों में राजा के लिए कहा गया है कि वह प्रजा के हित में कार्य करे, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। नया विचार, समग्र नेतृत्व, होलिस्टिक लीडरशिप एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जो नैतिकता, एथिक्स, दूरदृष्टि, विजन, सामाजिक समता, सोशल हार्मनी और नवाचार, इनोवेशन को एक साथ जोड़े। एक नेता को केवल सैन्य या आर्थिक ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे जनता की संतुष्टि, शिक्षा और दीर्घकालिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। सफल नेता जैसे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी की नीतियां इसी समग्र दृष्टिकोण पर आधारित थीं।
कंपनियों में भी सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देने के बजाय सस्टेनेबिलिटी प्लस पीपल प्लस प्रॉफिट का मॉडल अपनाना जरूरी है। सत्ययुग से कलयुग तक का परिवर्तन हमें यह सिखाता है कि हर व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती है अगर उसमें सुधार नहीं किया जाए। मुगलों ने सुधार करना बंद कर दिया, जिससे वे इतिहास का हिस्सा बन गए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय के अनुसार स्वयं को नहीं बदलता वह समाप्त हो जाता है। नया विचार। प्रत्येक राष्ट्र को कालचक्र सिद्धांत को समझकर अपनी नीतियों में सुधार करना चाहिए। हर 25 से 30 साल में राष्ट्रीय रणनीति की पुनः समीक्षा होनी चाहिए ताकि देश पुराने ढांचे में न फंसे। राष्ट्रों को अपने सामरिक, आर्थिक और सामाजिक मॉडल को समय समय पर बदलना चाहिए। जापान और दक्षिण कोरिया ने युद्ध के बाद अपनी नीतियों को पूरी तरह बदला, जिससे वे विकसित देश बन गए। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों ने देश को नया जीवन दिया। कंपनियों को भी हर दशक में अपनी रणनीति अपडेट करनी चाहिए। एप्पल, गूगल, टेस्ला की सफलता इसी पर निर्भर है। अकबर की सुलह-ए-कुल नीति ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को जोड़ा, जिससे साम्राज्य स्थिर रहा। औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीतियों ने सामाजिक संघर्ष को जन्म दिया, जिससे मुगलों की शक्ति कमजोर हो गई। भारतीय ग्रंथों में सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, जो समाज को एकजुट करने पर बल देती है। विविधता को समाज की शक्ति के रूप में देखना चाहिए, न कि विभाजन के रूप में। धर्म, भाषा और परंपराओं के बीच समन्वय बनाने वाली नीतियां ही किसी देश या संगठन को मजबूत बनाती हैं। अमेरिका और यूरोप की सफलता का कारण विविधता को अपनाना है। भारत में अगर सांस्कृतिक संघर्ष बढ़े तो यह मुगलों की तरह कमजोर हो सकता है। कंपनियों को भी विविधता, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन को अपनाकर नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ाना चाहिए। मुगलों ने लूट और करों पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन नवाचार, इनोवेशन और व्यापार, ट्रेड पर कम ध्यान दिया, जिससे वे कमजोर हो गए। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि समृद्धि का स्रोत केवल धन नहीं, बल्कि ज्ञान और नैतिकता भी है। मुगलों ने आर्थिक संरचना को समाज की भलाई के लिए नहीं बदला, जिससे उनका पतन हुआ। नया विचार। अर्थव्यवस्था को केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण, दीर्घकालिक विकास और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर चलाना चाहिए। केवल जीडीपी ग्रोथ पर ध्यान देने के बजाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स (एसडीआई) को अपनाना चाहिए। चीन और यूरोप ने हरित अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया। भारत में एमएसएमई, छोटे उद्योग और ग्रामीण विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। कंपनियों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) को बढ़ाना चाहिए। मुगलों ने विदेशी हमलावरों, अंग्रेजों, नादिर शाह को हल्के में लिया, जिससे उनका साम्राज्य नष्ट हो गया। भारतीय ग्रंथों में युद्ध की रणनीति को महत्वपूर्ण बताया गया है। कभी भी शत्रु को हल्के में मत लो। महाभारत में कृष्ण ने पांडवों को बताया कि जो अपनी सुरक्षा में लापरवाही करता है वह खुद को नष्ट कर लेता है। नया विचार। एक देश संगठन को स्मार्ट डिफेंस अपनाना चाहिए, अर्थात आर्थिक, डिजिटल, साइबर और सैन्य सुरक्षा को मजबूत बनाना चाहिए। केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध दिखाता है कि साइबर और आर्थिक युद्ध भी महत्वपूर्ण हो चुके हैं। भारत को आत्मनिर्भर रक्षा, मेक इन इंडिया डिफेंस को बढ़ावा देना चाहिए। डिजिटल कंपनियों को अपने डेटा की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इतिहास से सीखकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है।